जय हिंद साथियों, मैं धनंजय स्टडी विथ MKS NGO में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 NCERT ज्योग्राफी का छठा चैप्टर, जिसका आइए मित्रों हम शुरू करते हैं। आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। मित्रों, पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल के कुछ भाग ऊंचे, कुछ नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। मित्रों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति होती ही जा रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ रही है तो कहीं नीचे धंस रही है। तो आइए कुछ रोचक तथ्य भी इसके जानते हैं। क्या आप जानते हैं मित्रों कि पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम लिखिए। तो ये आपका स्वयं का काम है। अगर सब कुछ मैं ही आपको बता दूंगा तो आप आगे पढ़ेंगे क्या? कुछ रिसर्च करिए, कुछ खोजिए, तभी मजा आएगा मित्रों पढ़ने में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये चित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके माध्यम से आप बहुत कुछ जानेंगे। जैसे बीच में आप देख रहे हैं झील है, नदियाँ हैं, नदियाँ आगे जा कर के डेल्टा बना रही हैं। नदी का मुहाना निकल रहा है, उसमें छोटे छोटे जो कट्स टाइप के छूटे हुए हैं वे डेल्टा हैं। और उनसे जो नदियाँ निकल रही हैं वहीं पे वितरिका है, प्रायद्वीप है, छोटा स्थान जिसके चारों तरफ से पानी घेरे हुए है। हम शुरू करते हैं मित्रों, पढ़ते हैं इसको। आप चित्र को अच्छे से समझिएगा, आगे जब मैं आपको बताता जाऊँगा। मित्रों, दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूट कर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इसका फिर से निर्माण होता है। मित्रों, ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों, मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। मित्रों, आइए हम शुरू करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है पर्वत। मित्रों, पृथ्वी जो है पर्वत की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई होती है। पर्वत जो है पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई होती है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार जो होता है वे चौड़ा होता है। मतलब आधार इनका बहुत चौड़ा रहेगा और जो शिखर रहेगा वो ऐसे रहेगा। तो वही कह रहा है, पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। मित्रों, आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाएगी। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। मित्रों, कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है एवं कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। मित्रों, पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला कहते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं मित्रों। श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स एवं एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप एवं दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। मित्रों, पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। मित्रों, कौन कौन से होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना बहुत जरूरी है। आइए इसको जानते हैं। तो वलित पर्वत, ब्रह्मसोत पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स पर्वत मित्रों ये जो है ये उबड़ खाबड़ है, इनकी शिखर शंक्वाकार है तथा भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला। जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, हमारा भारत जो था वो अफ्रीका का हिस्सा था और वो टूट करके आया, एशिया में मिला। ये तब की बनी है। जो आप राजस्थान जब जाते हैं तो आप देखते हैं जो अरावली पहाड़ियाँ आपको दिखती हैं
मान लीजिए आप जयपुर दर्शन कर गए या बालाजी या कहीं भी दर्शन करने गए, तो जब आप ट्रेन जाएंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल आपको वो पहाड़ियाँ दिखेंगी साफ साफ। तो वो उस समय की पहाड़ियाँ हैं। विश्व की सबसे पुरानी वलित श्रृंखला है मित्रों भारत की अरावली पहाड़ियाँ। अपरदन की प्रक्रिया के कारण वह घिस गई है, लोग उसमें से निकाल रहे हैं, खनन हो रहा है उसका, तो बहुत ज़्यादा वो अपरदित भी हो रही है। इस प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अल्पलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इसकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वाली पर्वत है मित्रों। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, मूर्धाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब ब्रह्मसोद पर्वत का निर्माण होता है मित्रों। उधर ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड तथा नीचे धसे हुए भाग को द्रोणिका भ्रंश यानी गार्बेन कहा जाता है। तो आइए मैं इसको आपको ऊपर दिखाता हूँ, जो ये चित्र बना हुआ है। ये देखिए, ये वलित पर्वत इस प्रकार होता है, जिसमें ऐसे ऊपर से लेके नीचे तक एक ढाल होती है। वलित पर्वत आप जानते ही हैं, जब दो तरफ से दबाव पड़ता है तो जो बीच का भाग उठ जाता है वो हो गया वलित पर्वत। हमारा हिमालय जो है ये एक वलित पर्वत ही है मित्रों। आइए हम आगे देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे बताया गया है इसके बारे में। तो मित्रों ये देखिए, जो भाग ऊपर उठा है वो है उत्खंड पर्वत और जो नीचे है वो है द्रोणिका भ्रंश। उत्खंड भ्रंश और द्रोणिका भ्रंश। तो आइए आगे इसके बारे में जानते हैं मित्रों। तो ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड एवं नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश गार्बेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वार्सेज पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण है मित्रों। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से इसकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकृतियों के कुछ और उदाहरण का पता लगाइए मित्रों। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं मित्रों। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं मित्रों। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं मित्रों, क्योंकि पर्वत जल के संग्राहक होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमालयों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई, पनबिजली के उत्पादन में किया जाता है। नदी घाटियाँ, वेदिकाएँ कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ, जीव जंतु, वनों से ईंधन, चारा, आश्रय, दूसरे उत्पादन जैसे गोंद, रेंजिन इत्यादि चीज़ें जो हैं मित्रों वे हमें प्राप्त होती हैं। सैलानियों के लिए पर्वत बहुत उपयुक्त साधन है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहां ये खेले जाते हैं? जैसे अपने यहाँ लोग मसूरी पहुंच जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, शिमला जाते हैं, तो ये सब भारत में खेलने वाली जगह हैं। ऊपर जम्मू में भी जाते हैं, कई जगह होती हैं, तो ऐसे ऐसे हैं। और आइए हम एक फैक्ट को यहाँ पे जानते हैं जो दिया गया है मित्रों। प्रशांत महासागर में मनाकी द्वीप जो है ये हवाई द्वीप है, सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई है 10,205 जो कि एवरेस्ट से भी अधिक है। तो मित्रों प्रशांत महासागर के अंदर पहाड़ है जो कि इतना ऊंचा है। आइए हम अगले अपने टॉपिक को देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है मित्रों पठार। तो आइए पठार के बारे में हम जानकारी करते हैं। तो मित्रों पठार जो है ये उठी हुई सपाट भूमि होती है, यानी ऊंचा तो होगा लेकिन वहाँ पे सपाट होगा, या आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा होता है तथा इसका जो ऊपरी भाग है वो मेज के समान होता है मित्रों। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं मित्रों जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से कई हजार मीटर तक होती है मित्रों पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तांजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं मित्रों। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है मित्रों, जिसकी ऊंचाई लगभग समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है मित्रों। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की भरपूर प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं, जैसे अफ्रीका का पठार, सोन
सोना एवं हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर का पठार लोहा एवं कोला तथा मैंगनीज के लिए के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं मित्रों। तो जो 5.1 में आप देख रहे हैं चित्र 5.1 में जो आपको दिखाया गया है मित्रों, ये आगे मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। तो मित्रों इस प्रकार जो पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित डमरू जलप्रपात, कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं मित्रों। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है मित्रों। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। आइए हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है मित्रों मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः मध्य समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचाई पर नहीं होते। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं मित्रों। अधिकांशतः मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा बने हैं। नदियां पर्वतों के ढाल पर नीचे की ओर बहती हैं और उन्हें अपर्दित कर देती हैं। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे ले जाती हैं। इन्हें अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट को वे घाटियों को निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपण से मैदानों का निर्माण होता है मित्रों। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं मित्रों। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं मित्रों। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन के यांगत्सेंग नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है मित्रों। आइए हम आगे बढ़ते हैं। मैदान मनुष्य के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र है मित्रों। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए बहुत उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है मित्रों। स्थल रूप एवं लोग जो हमारा अगला टॉपिक है, आइए हम इसको जानते हैं मित्रों। स्थलों की जो विभिन्नता होती है, अगला टॉपिक है हमारा स्थल रूप एवं लोग। मित्रों स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में आसान होता है, सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है मित्रों। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को मित्रों कम कर सकते हैं। हम कितने तरीके से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्रों में से लगा सकते हैं मित्रों। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इस प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं जो उन्हें गंदा कर देते हैं मित्रों। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपना आगे वाली पीढ़ी के लिए इस पृथ्वी को सुरक्षित रखें मित्रों। स्वच्छ भारत मिशन, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का ही निर्माण होता है मित्रों। और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जल, वायु एवं स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकताएं हैं मित्रों। इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है मित्रों। आगे बढ़ते हैं मित्रों और इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहीं समाप्त होता है मित्रों।
मित्रों एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूँगा सबसे, और निवेदन ये है कि मित्रों इस समय पूरे विश्व में सेफ सॉइल मूवमेंट चलाया जा रहा है, जो कि तमिलनाडु के ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु जग्गी वासुदेव सद्गुरु जो हैं वो पूरे विश्व के राष्ट्राध्यक्ष से मिल रहे हैं और उनसे अपने यहाँ मिट्टी पर कानून बनाने का एक प्रयास कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं और उनको और वहाँ की जनता को जागरूक कर रहे हैं मित्रों। क्योंकि पूरे विश्व में जितने वैज्ञानिक हैं, यौनों की जितनी संस्थाएं हैं, सब ने एक रिसर्च किया और ये पाया कि 2045 तक 90% भूमि हमारे यहाँ की खराब हो जाएगी मित्रों। तो मैं आपसे मित्रों यही निवेदन करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, खेतों में गोबर की खाद डालें, कोई भी कीटनाशक पदार्थ, फास्फोरस, नाइट्रोजन, जितनी भी दवाएं हैं इसको डालना बंद करें और मिट्टी को स्वस्थ बनाएं और खुद भी स्वस्थ रहें मित्रों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मित्रों। नमस्कार।